अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनम रबानी और मैं हूँ आपकी टीचर मुतालिया पाकिस्तान की जमात दहम के लिए। आज हमने सॉल्व करना है आपका फुल बुक टेस्ट पेपर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हर पेपर की तरह आज भी हम पहले आपके टेस्ट पेपर के पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपके पेपर में दो पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड सब्जेक्टिव पार्ट। आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास हैं 10 MCQs जो सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं 15 मिनट्स। आपने बबल शीट बहुत ही केयरफुली सॉल्व करनी है और फिल करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी बबल एक दफ़ा फिल कर देते हो तो आप दोबारा उसी MCQ को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं हम आपके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जिसमें आपके पास हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये दोनों एक जैसे हैं। दोनों में ही 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपने 6 बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के हैं 2 मार्क्स। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, और इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, इक्वली टाइम को डिवाइड करना है। और इसके अलावा आपने ख्याल करना है पेपर प्रेजेंटेशन का। अच्छे से क्वेश्चन नंबर दें, हेडिंग्स को प्रोमिनेंट करें, मार्कर यूज़ करें, ताकि एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में आसानी हो। आप जितनी ज़्यादा एग्जामिनर के लिए आसानी रखेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं आपके MCQs। मैं आपको करेक्ट आंसर बताती जाऊंगी और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स बताऊंगी और आपने हर हेडिंग के नीचे एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस लिखनी है। तो पहले सॉल्व करते हैं MCQs, यानी कि आपका सवाल नंबर 1। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेबर पॉलिसी के तहत हर कारखाने के इंतज़ामी अमूर को चलाने वाली कमेटी में मज़दूरों के नुमाइंदे कुल तादाद का कितना फ़ीसद थे? 20%। 1973 के आइन के तहत सेनेट एक मुस्तकिल ऐवान है जिसके अरकान का इंतखाब होता है 5 साल के लिए। 1979 में किस मुल्क ने अफ़गानिस्तान में अपनी अफवाज दाखिल की? रूस ने। एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम के लिए बुनियादी असूलों और मकासद को पेश नज़र रखते हुए जो पॉलिसी बनाती है वो कहलाती है खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी यानी कि आपकी फॉरेन पॉलिसी। माशी तरक्की से मुराद है अशिया व खिदमात की पैदावार में इजाफा। कुदरती गैस यानी कि नेचुरल गैस पाकिस्तान में 1952 में किस मकाम पर दरियाफ्त हुई? सोई। 1998 की मरदमशुमारी यानी कि सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी की गुंजानियत फी मुरब्बा किलोमीटर थी। आबादी की गुंजानियत होती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इसका आंसर है 165। 1647 में शाहजहां ने आगरा के बजाय किस शहर को अपना दारुल खिलाफा बनाया? दारुल खिलाफा मतलब कैपिटल, तो दैट इज दिल्ली। सिंध से मुराद औरत और मर्द के वो किरदार हैं जिनका तयन करता है माशरा। सिंध से जेंडर। मजबूरी की हालत में इस्लाम ने औरत को हक दिया है खुला का। अब हम आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले सवाल नंबर 2, जिसमें आपके पास है 9 शॉर्ट क्वेश्चंस और आपने कोई से बेस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़र्ई ज़मीन की इनफरादी मलकियत कितनी मुकर्रर की? ज़र्ई ज़मीन मतलब एग्रीकल्चरल लैंड। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़र्ई ज़मीन की इनफरादी मलकियत की हद 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की। सनती रवाबित कमीशन से क्या मुराद है? ट्रेड यूनियन के ज़रिए मज़दूरों के झगड़े निपटाने के लिए खसूसी कमीशन कायम किया गया, जिसे सनती रवाबित कमीशन का नाम दिया गया। जूनियर अदालतें कायम करके मज़दूरों को अज़ खुद अपना मुकदमा लेबर अदालत में ले जाने का हक मिल गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की कोई सी 3 जिम्मेदारियां तहरीर करें। जनरल असम्बली की जिम्मेदारियां मंदरजा झैल हैं। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना,
معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا، نئی ریاستوں کو رکنیت دینا، رکنیت مطلب ممبرشپ، اور کسی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا، اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا، دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرنا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں رونما ہوا۔ زرعی پیداوار میں اضافہ کیسے ممکن ہے؟ زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر مختلف زرعی آلات اور جدید مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دینا ضروری ہے۔ اس سے ہماری قومی آمدنی بڑھے گی اور ملک خوشحال ہوگا۔ زراعت کے پیشے میں بہتری لانے اور زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ اوسط پیداوار کے لیے انسانی محنت و مہارت کے علاوہ اچھے بیج، کیڑے مار ادویات یعنی کہ پیسٹیسائڈز اور معیاری کھاد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ کھاد ہم کہتے ہیں فرٹیلائزرز کو۔ پاکستان میں نہری نظام میں بہتری لا کر اور آبپاشی یعنی کہ اریگیشن کا سسٹم کہ مصنوعی اور جدید طریقوں کے ذریعے فی ایکڑ اوسط پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ زراعت کے میدان میں تحقیق میں اضافے سے بھی زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ سندھ طاس منصوبے کے تحت 7 رابطہ نہریں کون سی ہیں بیان کریں۔ سندھ طاس منصوبے کے تحت 7 رابطہ نہریں بنائی گئی ہیں۔ ان رابطہ نہروں کی کل لمبائی قریباً 590 کلومیٹر ہے جو کہ درج ذیل ہیں: رسول قادرآباد، قادرآباد بلوکی، بلوکی سلیمان کی، تریمو سدنائی، سدنائی میلسی بہاولپور، تونسا پنجند اور چشمہ جہلم۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر کیے جانے والے 5 اقدامات بیان کریں۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومت درج ذیل اقدامات کر رہی ہے: پریپ سے میٹرک جماعتوں تک مفت تعلیم اور مفت درسی کتب کی فراہمی، مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کی پیش نظر نصاب کی تشکیل نو کرنا۔ نصاب ہم کہتے ہیں سلیبس کو۔ ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا۔ قومی اور صوبائی سطحوں پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام۔ طلبہ و طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کرنا۔ وظائف مطلب اسکالرشپس۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2018-19 کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح کیا ہے؟ خواندگی ہم کہتے ہیں لٹریسی کو۔ پاکستان میں شرح خواندگی اکنامک سروے آف پاکستان 2018-19 کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح 62.3% ہے۔ شہری آبادی میں یہ شرح 76.6% جبکہ دیہی آبادی میں یہ شرح 53.3% ہے۔ پنجاب حکومت کا خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں نمایاں کارنامہ کیا ہے؟ پنجاب حکومت کا خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں نمایاں کارنامہ تحفظ نسواں ایکٹ 2016 ہے، یعنی کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2016، جسے 24 فروری 2016 کو پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس ایکٹ کا مقصد متاثرہ خواتین کو انصاف کی فراہمی ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کو ہر قسم کے تشدد سے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ Now coming towards question number 3, again we have got 9 short questions and we have to attempt 6 best short questions. شرعی عدالتوں کا قیام کب اور کیوں عمل میں آیا؟ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بینچوں کے بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا ہے۔ LFO کے تحت جنرل پرویز مشرف کو کون سے لامحدود اختیارات حاصل ہوئے؟ فروری 2003 کو وفاقی حکومت یعنی کہ فیڈرل حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے ذریعے صدر پرویز مشرف کو گورنروں،
तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों, चीफ इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकर्री और असम्बलियों की बरतरफी समेत लामहदूद इख्तियारात हासिल हो गए। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती की अहम अलामत क्या चीज़ है? चीन की मदद से 900 किलोमीटर लंबी शाहराह रेशम कराकोरम हाईवे तामीर की गई, जो पाक चीन दोस्ती की अलामत और दरख्शां मिसाल है। दुनिया में क़याम अमन में पाकिस्तान के किरदार के कोई से 4 निकात तहरीर करें। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम किया है और चाहता है कि दुनिया में झगड़ों का फैसला पुरअमन तरीके से हो जाए। पाकिस्तान ने नहर सुइस के मसले पर मिस्र के मौक़िफ़ की हिमायत की। दुनिया में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान बहुत मौसर किरदार अदा कर रहा है। किसी मुल्क की तरक्की में तवानाई के वसाइल की क्या अहमियत है? किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में तवानाई के वसाइल अहम और बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मुल्क की सनत यानी कि आपकी जो इंडस्ट्री है और ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर में जदीद मशीनी ज़राए तवानाई पर ही इन्हिसार करती है। इन्हिसार करने का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड करना। इसके अलावा अंदरूनी और बैरूनी तिजारत का मुकम्मल इन्हिसार जदीद ज़राए आमदो रफ्त पर है। आमदो रफ्त यानी कि कन्वेंस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, और ये ज़राए आमदो रफ्त तवानाई के वसाइल के मरहून मिन्नत हैं। एक मुल्क में रोज़गार, बुलंद मेयार ज़िंदगी, तामीरात, इलाज, मुआवजा, दिफा और माशरे की मजमूई तरक्की में तवानाई के वसाइल बुनियादी किरदार अदा करते हैं। वसाइल इज़ रिसोर्सेज। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कैसे लिबास पसंद किए जाते हैं? पाकिस्तान के लिबास मौसमी और मजहबी ज़रूरतों के पेश नज़र तैयार किए जाते हैं। पंजाब के देही इलाकों में मर्द धोती कुर्ता, शलवार कमीज़ और पगड़ी इस्तेमाल करते हैं। औरतें दुपट्टा, शलवार और कुर्ता पसंद करती हैं। शहरी इलाकों में शलवार कमीज़, पेंट कोट, शेरवानी और वास्कट का रिवाज है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलोचिस्तान और सिंध में बड़े घेर वाली शलवार पहनी जाती है। औरतें कढ़ाई वाला लिबास पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। शादी के मौके पर दुल्हन का लिबास बड़ा ही खूबसूरत तैयार करवाया जाता है। उर्दू ज़बान किस तरह वजूद में आई? जनूबी एशिया के मुसलमानों के अहद हुकूमत में लश्करों में मुख्तलिफ इलाकों के लोग भर्ती किए जाते थे। इनमें पंजाबी, सिंधी, पठान, बंगाली, बलोची, अरबी, ईरानी, तुर्की और हिंदुस्तानी वगैरह शामिल थे। लश्कर में मौजूद ये लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, इसलिए इनके मेल जोल से एक नई ज़बान उर्दू वजूद में आई। सिनफी किरदार से क्या मुराद है? सिनफी किरदार किसी माशरे, कम्युनिटी या दूसरे माशरती गिरोहों में सीखे हुए रवैये हैं जो औरत और मर्द की सरगर्मियाँ, अहदाफ और जिम्मेदारियाँ तकसीम करते हैं। इंसानी किरदार जहाँ उम्र, नस्ल, इखलाकियात और मज़हब से मुतासिर होता है, वहीं जोग्राफियाई, माशी और सियासी माहौल से भी मुतासिर होता है। तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016 यानी कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ख़वातीन को किन जराइम से जामिया तहफ़्फ़ुज़ देता है? पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस एक्ट के ज़रिए ख़वातीन को मंदरजा झैल जराइम से जामिया तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। पहला घरेलू तशद्दुद, दूसरा जज्बाती और नफ्सियाती बदसलूकी, माशी अदम मसावात, हिरासा करना, साइबर क्राइम्स। अब हम आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो सवाल नंबर 4 है, 1973 के आइन के अहम पहलू बयान करें। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे पस मंज़र, यानी कि आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दोगे। मैंने आपको पिछले टेस्ट पेपर्स में भी बताया था कि हर लॉन्ग क्वेश्चन में आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी लिखना है, ना तो यकदम स्टार्ट करना है आंसर को और ना ही एक एब्रप्ट एंडिंग करनी है। इसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले आप थोड़ा बहुत पस मंज़र लिखोगे, उसके बाद तहरीरी आइन, वफाकी आइन यानी कि फेडरल आइन, नीम इस्तवार आइन, कौमी ज़बान, इस्लामी आइन, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया, पार्लिमानी आइन, आइन की बालादस्ती, आइनी इदारे, 2 ऐवानी मुकन्नना, बुनियादी हकूक़ और हासिल कलाम। हासिल कलाम यानी कि आपका कंक्लूजन।
ہر ہیڈنگ کے نیچے 4 to 5 lines would be enough. کسی بھی لانگ کوشچن کو بہت زیادہ ٹائم مت دیجیے گا, اس سے آپ کی ٹائم مینجمنٹ ڈسٹرب ہوگی. پھر ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. مسئلہ کشمیر کی ابتدائی اور ارتقاء کی وضاحت کریں. سب سے پہلے آپ لکھو گے تعارف, یا جسے آپ کہہ سکتے ہو پس منظر, انٹروڈکشن. دین مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں, مسئلہ کشمیر اور بھارت کا موقف. اس کے بعد جنگ بندی, سلامتی کونسل کا فیصلہ, بھارت کا کردار اور حاصل کلام. Then we are coming towards the last question. سوال نمبر 6. پاکستانی معاشرے اور ثقافت, ثقافت یعنی کہ آپ کا کلچر کے بنیادی خد و خال بیان کریں. تو سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے ثقافت کی ڈیفینیشن, ثقافت کا مفہوم. ایڈورڈ ٹائلر کی تعریف. پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات, معاشرتی قدریں, غذائیں, مذہبی ہم آہنگی, مخلوط ثقافت, لباس, میلے اور عرس, کھیل, مذہبی تہوار یعنی کہ آپ کے جو ریلیجیس فنکشنز ہوتے ہیں, رسم و رواج, اس کے علاوہ مختلف فنون, اور پھر اینڈ پر ہم آ جاتے ہیں حاصل کلام پر یعنی کہ کنکلوژن پر. تو یہاں پہ آپ کا یہ فل بک ٹیسٹ پیپر ختم ہوتا ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کے آنسرز میچ کیے ہوں گے اینڈ یو ول گیٹ گڈ مارکس. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.